हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 33 करेंगे और जिसकी डेट है 19/9/2020 मीन्स 19 सितंबर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम इतिहास के टॉपिक को, यूरोप में राष्ट्रवाद, और आगे बढ़ते हैं 1815 के बाद यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ हो गया। मतलब जब वो हार गए नेपोलियन, तो यूरोप की सरकार फिर से रूढ़िवाद की तरफ मुड़ गई। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। मतलब क्योंकि वो रूढ़िवादी थे तो उन्होंने उनकी जो संस्था थी, जो उनके रीति रिवाज थे, उनकी परंपरा थी, उनको फिर से मान्यता दे दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। मतलब जो चेंजेस आ रहे थे उनकी सोसाइटी में, जो चेंजेस आ रहे थे यूरोप में, तो उसके स्थान पर उन्होंने जो क्रमिक विकास होना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस किया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में हुआ। वियना में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसको कांग्रेस भी कहा जाता है, इसी के लिए, क्योंकि क्रमिक विकास जो करना था। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर जो ड्यूक मेटरनिक थे उन्होंने करा। मतलब वो इसके होस्ट थे, ठीक है, जिसको आप होस्ट समझते हो आजकल, तो वो उसका आयोजन करा इन्होंने ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अब हुई वियना संधि। अब वो वियना संधि क्या थी, उसकी विशेषताएं नीचे हैं, क्योंकि अब इन्होंने यहाँ पे वियना संधि हुई। तो 1815 की जो वियना संधि थी उसकी विशेषताएं इस तरीके से थी। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना, क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने करी थी, वियना संधि करी थी। फ्रांस के उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। अब उन्होंने, क्योंकि नेपोलियन रूढ़िवादी चीज़ों के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद को वो दे रहा था, तो उसने कई इलाके जीत लिए थे, लेकिन अब फ्रांस ने उन इलाकों पर फिर से अपना आधिपत्य खो दिया था। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। मतलब फ्रांस के जो सीमा विस्तार था उस पर रोक लगाने के लिए नए राज्य बना दिए गए। ड्यूक मेटरनिक के बारे में जान लेते हैं। ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ये आप पिक्चर जो देख रहे हो, ये इनका नाम है ड्यूक मेटरनिक। इनका जन्म 15 मई 1773 में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था, यदि फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाते हैं। मतलब इन्होंने जो वहाँ के राजनीतिक हालात चल रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि फ्रांस में जो कुछ होता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरोप में क्योंकि बहुत सारे कंट्री आते हैं, फ्रांस भी एक वहीं पे है। वियना संधि में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी तो हमने पढ़ा था, जो मेटरनिक थे वही इसके होस्ट थे, उन्होंने इसका आयोजन करा था। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना व पुराने राजतंत्र की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जो नेपोलियन का जब युद्ध हो गया था, उसके बाद जो यूरोप की दोबारा से रचना हुई, उसका फिर से गठन हुआ और पुराना जो राजतंत्र था उसकी फिर से स्थापना करी। उसमें इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था मेटरनिक ने। ठीक है, अब दूसरे शख्स हैं। ये दूसरे शख्स कौन है? जिउसेप्पी मैत्तेरानी। अब ये कौन है? इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कुछ समय बाद वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए, जो सीक्रेट एजेंसीज होते हैं उसके मेंबर बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया। समझे, जब ये 24 साल के थे तो लिगोरियो में इन्होंने क्रांति कर दी थी, तो उस क्रांति की वजह से 1831 में इन्हें देश से निकाल दिया गया। तत्पश्चात इन्होंने
दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। फिर इन्होंने दो और भूमिगत संगठन बनाए जब इन्हें निकाल दिया गया। पहला था मोरसोई में यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। जो इन्होंने संगठन बनाए उनके नाम हैं। एक उन्होंने मोरसोई में बनाया जिसका नाम था यंग इटली, और एक इन्होंने यूरोप में बनाया बर्न में बनाया जिसका नाम था यंग यूरोप। ठीक है, ये दो संगठन थे। मैसेनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध व उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवाद के मन में भय कर दिया। तो जो मैसेनी ने राजतंत्र का बहुत विरोध किया, क्योंकि अब ये दोबारा से राजतंत्र ले आए थे मेटरनिख मिलके, तो इन्होंने इसका विरोध किया। और जो प्रजातांत्रिक सपने थे उन्होंने रूढ़िवादियों के मन में अब डर गए थे। वो मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। मेटरनिख ने, इसने ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये मेटरनिख, इन्होंने इनको, ये नीचे वालों को क्या बताया था कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट का कंटेंट। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिख देंगे बच्चों। वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं ये थी, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई, पुनर्स्थापना हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य रूप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। प्रांत में उन इलाकों से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय में जीते थे। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। मेटरनिख की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मेटरनिख ने क्या भूमिका करी थी, लिख दो। मेटरनिख ने नेपोलियन युद्ध के पश्चात यूरोप की पुनर्रचना व पुराने रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्व्यवस्था में भूमिका निभाई थी। मेटरनिख ने राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादी संस्थाओं की स्थापना करी थी, रीति रिवाजों परंपराओं को मान्यता दी थी, और उनके परिवेश में एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसे कांग्रेस कहा गया। इसका आयोजन वियना में किया गया, और इस कांग्रेस का आयोजन किसने किया था, ड्यूक मेटरनिख ने ही किया था। तो ये आप दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर लिखोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, मेटरनिख ने ज्यूसेपी मैत्सोनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, बताओ जरा। तो हमें इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। ड्यूक मेटरनिख ने ज्यूसेपी मैत्सोनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन इसलिए बताया क्योंकि ज्यूसेपी मैत्सोनी ने भूमिगत संगठनों की स्थापना करी जिसमें यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप था। ज्यूसेपी मैत्सोनी द्वारा रूढ़िवादी सत्ता का जोरदार विरोध करा गया। उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। वह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो ये आप इसका तीसरे का आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है इस वर्कशीट का। लास्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए। तो जब नेपोलियन युग खत्म हुआ उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, अभी हमने पढ़े थे, उन्हें लिख दो। नेपोलियन युग के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव रूढ़िवादी की तरफ हो गया, और जिससे उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को रूढ़िवादी, ये रूढ़िवादी कर लेना बच्चों, इसको ना ऐसे लिखना, ठीक है, रूढ़िवादियों में स्थापित संस्थाओं और रीति रिवाजों परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 33। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स को भेजा करो जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिया करो जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। धन्यवाद बच्चों।